सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप 10 on 10 स्कोर कर सकते हो फॉर्मल लेटर राइटिंग में। किन किन स्टेप्स, किन किन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर सकते हो जिससे आप अपने फॉर्मल लेटर राइटिंग के स्कोर को एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के रिलेटेड भी एक वीडियो डाल दी है। वो भी डिटेल्ड वीडियो है कि कैसे आप उसमें 10 on 10 स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। ऊपर आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। इसके साथ मैंने आपके लिए एसेस के रिगार्डिंग भी वीडियोस डाल दी हुई हैं कि कैसे आप वो चारों ऐसे टॉपिक्स में जो आपके आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और पिक्चर कॉम्पोजिशन होते हैं, इंडिविजुअली उनकी वीडियोस बना दी हैं डिटेल्ड वे में। आप वो भी वीडियोस को रेफर कर सकते हो अगर आप जानना चाहते हो कि आप एसेस में कैसे 20 on 20 स्कोर कर सकते हो। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने फॉर्मल लेटर राइटिंग के टॉपिक पे। अब फॉर्मल लेटर राइटिंग बेसिकली होता क्या है? फॉर्मल लेटर राइटिंग वो होता है कि आप किसी कंसर्न्ड अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो जो जिनको आप जानते नहीं हो, बट एक फॉर्मल, एक बहुत ही हाई डेजिग्नेशन पे है वो आदमी, या जिसको भी आप लिख रहे हो वो जो पर्सन है वो बहुत ही हाई डेजिग्नेशन पे है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो तो वो फॉर्मल लेटर राइटिंग में आ जाता है। आप मैनेजर को लिख रहे हो, किसी, आप पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हो, आप पोस्ट ऑफिस को लिख रहे हो, तो वो एक ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज आ जाती है ना जो बहुत बड़ी होती हैं, जिनको हम जानते नहीं है और हम एक फॉर्मल वे की तरह उन्हें लेटर लिख रहे हैं, कुछ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए उनका या कुछ रिक्वेस्ट के लिए। तो वो होती है फॉर्मल लेटर राइटिंग की कैटेगरी। अब जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है वो बेसिकली स्कोरिंग बहुत होती है, पर डिफिकल्ट भी ऑन द सेम साइड, डिफिकल्ट भी बहुत होती है। स्कोरिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है ना, इसका फॉर्मेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसे अटेम्प्ट करते हैं। इसे अटेम्प्ट करते हैं बहुत कम स्टूडेंट्स क्योंकि उन्हें पता नहीं लग पाता कि इसे अच्छी तरह से अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इसलिए ये स्कोरिंग बन जाती है, क्योंकि अगर आपने फॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट कर दी तो आपको ऑलरेडी एक अपर एडवांटेज हो जाएगा एग्जामिनर के रिस्पेक्ट में कि हाँ, इसने फॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट की है तो यस, इसकी अच्छी कमांड होगी इंग्लिश ग्रामर पे। पर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने फॉर्मल लेटर राइटिंग के टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से हर फॉर्मेट करेक्ट लिखा है और सारी चीजें जो सब टास्क हैं वो सब अचीव किए हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम आते आते बात करते हैं। और डिफिकल्ट लेटर भी मैंने जैसे आपको बता दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट होता है, थोड़ा लिखने के लिए इसको थोड़ा फॉर्मल वे में लिखना होता है, तो इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है। पर आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी आपके माइंड में कि कैसे आप फॉर्मल लेटर राइटिंग को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है चूज योर फेवरेट लेटर फॉर्मेट। ये पॉइंट मैंने इनफॉर्मल लेटर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप अपने फेवरेट लेटर को चूज करो कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेटर राइटिंग फॉर्मेट पसंद है। आपको इनफॉर्मल ज्यादा पसंद है लेटर लिखना या फॉर्मल लेटर्स लिखना ज्यादा पसंद है? तो ये चूज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जब चूज कर लोगे, एक लेटर फॉर्मेट में फिक्स्ड हो जाओगे, तो आपको ये होगा कि हाँ, मैंने जो भी एग्जाम्स देने हैं आगे, मेरे मिड टर्म होते हैं, मेरे एंड टर्म एग्जाम्स होंगे या मेरे बोर्ड एग्जाम्स होंगे या प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, मैंने हर एग्जाम में वो वाला फॉर्मेट अपनाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग बहुत पसंद है तो आप फॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करोगे, कोई भी एग्जाम आएगा आप पे। पर इसके साथ साथ, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है फेवरेट चूज करना, क्योंकि जब आप एक ही चीज को बार बार अटेम्प्ट करते जाओगे, एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप एक्सीलेंट बन जाओगे उस लेटर राइटिंग में। और जब आप एंड में बोर्ड एग्जाम में वो सेम लेटर फॉर्मेटिंग अपना रहे होंगे, वो सेम लेटर राइटिंग अपना रहे होंगे फॉर्मेट, तो आपको एक क्लियर पिक्चर होगी कि आपने क्या लिखना है और आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आप बहुत ही इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे उस लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में। पर इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपको दोनों प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका फेवरेट लेटर फॉर्मेट होता है ना, वो कुछ ऐसा आ जाता है जो आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है, तो आप सोच नहीं पाते हो कि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं। तो इसलिए आपको दोनों लेटर के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इंटेंशनली वहां पे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको दोनों के बारे में प्रैक्टिस होना जरूरी है। पर जो भी आपका फेवरेट लेटर फॉर्मेट होगा उसे आप बार बार प्रैक्टिस करें। तो ये अब हमने जान लिया कि फेवरेट लेटर फॉर्मेट चूज करने का मतलब क्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो डिफिकल्टी मैं कह रहा हूँ, ये इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑल ओवर बहुत डिफिकल्ट होता है इसे अटेम्प्ट करना। जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है वो आसान भी होती है, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट की स्पेस ज्यादा होती है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप ये चीजें लिखते हो ना, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, इसी के आधे नंबर होते हैं। जैसे 10 मार्क्स का ऐसे है, तो ये सारी चीजें जो आपके ओवरऑल ही रहेंगी ना, जो आपके ओवरव्यू में रहती हैं, कि आपने कुछ छोटी छोटी लाइंस लिख दी हैं सेंडर्स एड्रेस के लिए, रिसीवर्स एड्रेस के लिए, और नीचे क्लोजिंग सेंटेंस लिख दिया है, एंडिंग कर रहे हो आप अच्छे से, ये सारी चीजें आपके आधे मार्क्स की वेटेज रख देती हैं। तो अगर आपने ये चीज अच्छी तरह से अटेम्प्ट करनी सीख ली, तो आप 10 में से 5 नंबर तो ऐसे स्कोर कर दोगे बिना आपने कुछ मैटर लिखे हुए। आप 10 में से 5 मार्क्स ऐसे स्कोर कर दोगे अगर आपका ये सारी चीजें फॉर्मेट करेक्ट है।
तो इसमें फॉर्मेट में हम बात कर लेते हैं सेंडर्स एड्रेस। आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हो, जो आप जिस जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखता है। उसके बाद आप लाइन छोड़ते हो, एक डेट लिखते हो, फिर लाइन छोड़ते हो रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो, फिर लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर लाइन छोड़ के आप सैल्यूटेशन देते हो। इसको हम एक सैंपल फॉर्मेट से, आपका जो स्पेसिमन आईसीएससी का स्पेसिमन है उससे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपके आ गया, यहाँ पे आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने लाइन छोड़ के डेट लिखी, फिर लाइन छोड़ के आपने वो लिखा है अपना, जो भी आप जिसको भी सेंड कर रहे हो लेटर वो लिखा है। उसके बाद में आप लाइन छोड़ोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिमन में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, वो थोड़ी सी इन्होंने गलती की है आईसीएससी के स्पेसिमन पेपर में। इसमें आपने लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप कोशिश करना कि एक ही लाइन में सॉर्ट आउट हो जाए, आपको नेक्स्ट लाइन में जाना ना पड़े, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना वो बेसिकली बहुत ही छोटा लाइन होता है। तो आप अगर सेकंड लाइन में चले जाओगे तो वो आपके लेटर फॉर्मेट को थोड़ा सा डिप्लीट कर देगा। तो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ी, फिर आप सैल्यूटेशन दोगे, आप डियर सर लिखोगे। तो जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्पेक्टेड सर मैम लिखें, या आप डियर सर से भी काम चला सकते हैं। दोनों आर इक्वली अप्रोप्रिएट फॉर दिस लेटर राइटिंग। तो अब हमने जान लिया है कि हमें सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन कैसे लिखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको जो आपके आईसीएससी का स्पेसिमन पेपर है 2022 का जो आपने डाला है वो भी साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अगर हमें ये ऐसा कुछ टॉपिक आता तो हम ये कैसे अटेम्प्ट करते। तो ये स्पेसिमन में आपको ये वाला टॉपिक आया है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना है स्कूल में। तो आपने एक लेटर लिखना है एक मैनेजर को, जो सुपरमार्केट का मैनेजर है, उसे रिक्वेस्ट करना है कि वो स्पॉन्सरशिप दे दें आपकी इवेंट की। तो आपने यहाँ पे आपको टास्क क्या दिए गए हैं, अब टास्क को पहचानना बहुत जरूरी है। जो लेटर राइटिंग होती है ना उसमें आपको टास्क आइडेंटिफाई करने की कितने टास्क हैं और मैं उन सारे जो मेरा लेटर है वो सारे टास्क को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो अब आपने जान लिया कि आपने स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट करना है। अब टास्क देखते हैं। नेम द इवेंट, उसने कहा नेम द इवेंट, आपने अपने इवेंट को नाम देना है एंड मैनेजर को बताना है आपके इवेंट का नाम क्या है, एंड एक्सप्लेन हाउ इट विल बेनिफिट बोथ द कम्युनिटी एज वेल एज सुपरमार्केट। आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन तो एक है पर इस लाइन में भी दो टास्क आपको दिए गए हैं कि आपने बेनिफिट बताना है, एक तो कम्युनिटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, दूसरा सुपरमार्केट को क्या बेनिफिट होगा उससे। तो आपने ये बताना है। अब आपने टास्क आइडेंटिफाई कर लिए। इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें आप फिर से सेंडर्स एड्रेस डालोगे अपना ऊपर, आप सेंडर्स एड्रेस के बाद लाइन छोड़ोगे, लाइन छोड़ने के बाद आप फिर डेट डालोगे। डेट का भी फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने गलती की है डेट के फॉर्मेट में। अगर आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हो डेट का फॉर्मेट तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले मंथ लिखो, फिर डेट लिखो, फिर कॉमा डालो और फिर ईयर लिखो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 23 फरवरी 2018 है, इसको पूरा भूल जाओ, ये फॉर्मेट इन्होंने गलत लिखा है। इसको पूरा भूल के आप ऐसे लिखो फरवरी 23, 2018। आपको स्क्रीन पे भी नीचे दिख रहा होगा कि कैसे आपने लिखना है, बस आप ये लिख दोगे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्पेस छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे द मैनेजर, फिर सुपरमार्केट का नाम, उसका एड्रेस, फिर नीचे लाइन छोड़ोगे, नीचे सब्जेक्ट लिखोगे रिक्वेस्टिंग स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट, इवेंट का नाम लिख दोगे, फिर लाइन छोड़ोगे और फिर लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। तो अब हमने जान लिया है कि इसको हमने करना कैसे है। इसमें हमने जो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट का लेवल है वो कैसे यूज करना है। अब हम आ जाते हैं ओपनिंग सेंटेंस के बारे में। ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली ओपनिंग सेंटेंस होता है कि आप कैसे अपने लेटर को डियर सर या रिस्पेक्टेड सर के बाद कैसे आप ओपन कर रहे हो। ये जो लाइन होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। एग्जामिनर सबसे पहले यहीं पे देखता है कि क्या जिसने भी लेटर लिखा है वो उसने ओपनिंग सेंटेंस अच्छा सा लिखा है जिससे अट्रैक्ट कर रहा है उसका अटेंशन एग्जामिनर का। आपको बेसिकली एक ओपनिंग सेंटेंस ऐसे लिखना है कि आप एग्जामिनर का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो, कि ऐसी लाइन लिखनी है जिससे एग्जामिनर का अटेंशन अट्रैक्ट हो जाए और वो और पढ़ने के लिए कन्विंस हो जाए। ओपनिंग सेंटेंस के बेसिकली मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे देता हूं। आप ऐसे लिख सकते हो विद प्रोफाउंड रिस्पेक्ट इट इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, फिर आगे अपनी लाइन लिख सकते हो या लिख सकते हो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स। आपने बहुत ही प्यार से लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। तो काइंड अटेंशन क्योंकि आप एक फॉर्मल लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ वो लेटर एड्रेस करना है। यहाँ आप लिख सकते हो इट इज, सीधे सिंपली भी लिख सकते हो इट इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। ऐसे आप लाइंस लिख सकते हो। तो अगर आपने ओपनिंग सेंटेंस की लाइन अच्छी से लिखी, जैसे हम स्पेसिमन में भी डिस्कस कर देते हैं, इन्होंने लिखा आई राइट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस डैश, आपने अपनी नीड लिख दी है। आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करो। ओपनिंग सेंटेंस आप जितना अच्छा बनाओगे, जितना अच्छा आप ओपनिंग सेंटेंस को कन्वे करोगे, उतना ही अच्छा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो आपने अब जान लिया कि ओपनिंग सेंटेंस हमने कैसा बनाना है। अब हम बात आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी क्या होती है, बॉडी में बेसिकली आप मैटर एक्सप्लेन कर रहे होते हो, आप अपने टास्क अचीव कर रहे होते हो। जैसे इसमें बॉडी में क्या आएगा, आप बताओगे अपना इवेंट का नेम बताओगे, आपने ओपनिंग सेंटेंस लिखा, उसके बारे में आपने बता दिया कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स एन इवेंट विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल। आप ओपनिंग सेंटेंस के बाद फिर इवेंट को नेम करोगे और बताओगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपके स्कूल में,
और फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करोगे। बॉडी बेसिकली ये सारी चीजें कन्वे करेंगी, उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ शो करोगे और बताओगे कि हाउ इट विल बेनिफिट बोथ द कम्युनिटी एज वेल एज द सुपरमार्केट। तो आप दोनों के बारे में एक्सप्लेन करोगे उस पैराग्राफ में। ये सारी चीज आपकी बॉडी में आ जाएगी। बॉडी में बेसिकली यही करना है, आपने टास्क अचीव करने हैं और अपना सारा मैटर कन्वे करना है एक अच्छे क्लियर वे में। बॉडी के बाद आता है क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है? अब क्लोजिंग सेंटेंस में आप लेटर को क्लोज कर रहे हो। आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है जिससे आपके पढ़ने वाले को, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, उसको समझ आ जाए कि हाँ बस अब लेटर खत्म हो गई है। तो जैसे इसमें हमने केस में क्या देखा था, इसमें आपने मैनेजर को रिक्वेस्ट किया था, तो इसमें आप लिख सकते हो कि आई होप यू विल कंसीडर आवर रिक्वेस्ट। आप ऐसे लिख सकते हो, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे और नेसेसरी एक्शंस लेंगे एज सून एज पॉसिबल। तो आप बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही काइंडली आप लिख रहे हो, क्लोजिंग सेंटेंस लिख रहे हो कि मैं आशा करता हूँ कि आप हमारा एक्सेप्ट करेंगे और हमें जल्द से जल्द बताएंगे कि आपका क्या ओपिनियन है हमारे इस आइडिया के रिलेटेड। तो आप एक अच्छा सा क्लोजिंग सेंटेंस लिखोगे जिससे आप कंक्लूड कर रहे होंगे अपने लेटर को। क्लोजिंग सेंटेंस और ओपनिंग सेंटेंस ध्यान रखना बहुत मैटर करते हैं। आपको एक इन अच्छे क्लोजिंग और ओपनिंग सेंटेंसेस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें भी स्पेसिमेन में भी बात करते हैं, जैसे इन्होंने लिखा था आई ट्रस्ट दैट यू विल कंसीडर माई सजेशन एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स एज आउटलाइन इन द लेटर टू यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ही काइंड वे में क्लोजिंग सेंटेंस लिखा गया है, आई ट्रस्ट दैट यू विल कंसीडर आवर सजेशन। तो बहुत ही काइंड वे में, बहुत ही पोलाइट वे में कन्वे हो रहा है सारा मैसेज। अब हमने जान लिया क्लोजिंग सेंटेंस क्या होता है। क्लोजिंग सेंटेंस के बाद आ जाती है एंडिंग। एंडिंग आप कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? एंडिंग सेंटेंस लिखा, एंडिंग सेंटेंस के बाद आपने लाइन छोड़ी, उसके बाद आप थैंकिंग यू लिखोगे, थैंकिंग यू के बाद फुल स्टॉप, फिर एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप योर्स यूज कर रहे हो तो योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। कंडीशन ये है अगर आप आगे एडवर्ब यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेथफुली, फेथफुली एडवर्ब है तो योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। योर्स फेथफुली, उसके बाद कॉमा, फिर अपना नाम लिखोगे। तो जैसे इस लेटर में आप स्कूल की तरफ से लिख रहे थे तो आप लिखोगे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, उसके बाद कॉमा, फिर अपना नाम और नीचे आप लिख दोगे कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कुछ इवेंट होस्ट थे तो आप इवेंट होस्ट लिख दोगे, अपनी डेजिग्नेशन लिख के आप एंड कर दोगे लेटर को। तो वो हमने जान लिया आप अच्छी एंडिंग कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं टास्क अचीवमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको उसी में बताया था कि इसमें हमें तीन टास्क दिए गए थे, नेम द इवेंट, फिर वो कैसे बेनिफिट करेगा कम्युनिटी और सुपरमार्केट को। ऐसे ही हर लेटर में कुछ टास्क दिए जाते हैं जिसको आपने अचीव करना होता है। अगर आपने एक भी टास्क मिस आउट कर दिया तो वो आपके नेगेटिव साइड में चले जाएगा, आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि इसने तो टास्क स्किप कर दिए हैं। तो अब उसकी लेटर पढ़ने का क्या फायदा है जब उसने टास्क स्किप कर दिए हैं, उसको यही नहीं पता है कि टास्क अचीव करने हैं सारे। तो आपको टास्क अचीवमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगी आप सबके लिए कि आप टास्क अचीवमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही आपकी टास्क अचीवमेंट की स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। तो यार यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर नियर एंड डियर वंस, ताकि उन्हें भी फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में एक अच्छी डिटेल स्ट्रैटेजी पता लग जाए कि कैसे फॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके कोई भी डाउट्स है इस वीडियो के रिगार्डिंग या पिछली वीडियोस के रिगार्डिंग जो हमने अपलोड की थी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की वीडियोस या ऐसे की वीडियोस। जो भी जिस भी वीडियो में डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आपकी सजेशंस भी हैं कुछ और वीडियोस के लिए तो आप नीचे सजेशंस भी लिख सकते हैं। We will meet you soon on another video. So till then, stay happy, stay fit. Bye bye.